Hello students, welcome back to the Scholars Mantra. This side Assistant Professor मीनाक्षी द्विवेदी। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अभी तक YouTube पे आपने देखा है ईयर वाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहली बार स्कॉलर्स मंत्रा आपके लिए लेकर आया है सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर सेशंस। आज के वीडियो में हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 2025, 2024, 2023 में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसे आज डीपली सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर चुके हैं, एक बेहतरीन रिवीजन चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको इस सीरीज में आइडिया लग जाएगा कि एक एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कवर करना जरूरी है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि सभी के सभी सब्जेक्ट्स हम यहां पर आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो स्कॉलर्स मंत्रा को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें फिजिकल एजुकेशन में। प्लेलिस्ट पे जाकर आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और ये प्लेलिस्ट यहां पर अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज यूजीसी नेट 2025 टू 2022। तो ये आप जरूर देखिए। बाकी और भी यहाँ पर बड़े सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी आपको स्कॉलर्स मंत्रा चैनल पे मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप स्कॉलर्स मंत्रा का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। इसके पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि ग्रैंड मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। ग्रैंड मॉक टेस्ट 5 इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूं। भाई इतनी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली एक टेस्ट तो बनता है जिसमें आप अपनी तैयारी को टेस्ट तो कर पाओ कि आप कितने रेडी हो। तो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूं 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा। 11 से 2 बजे तक 3 घंटे का पेपर है। 150 क्वेश्चन है। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस तरीके से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका 7 जनवरी को होने जा रहा है, दिसंबर का एग्जामिनेशन, उसी तरीके से एक प्री एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी चेक कर पाओगे, अपनी नॉलेज चेक कर पाओगे और अपनी गलतियों को पहचान पाओगे। तो ये एग्जामिनेशन जरूर दीजिएगा जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन की डिमांड हो आप इस ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फाइनली स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए तो आई रियली होप कि आप यहाँ पर रेडी होंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो दीज आर द सिलेबस पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक बार आप ये सिलेबस चेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सभी टॉपिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इन सभी सब्जेक्ट्स, इन सभी टॉपिक से एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जून 2025 के क्वेश्चंस। जून 2025 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। Which of the following component are used to calculate the training load? अब ट्रेनिंग लोड का मतलब है ओवरलोड की बात कर रहे हैं। अब ओवरलोड को अगर आपको मेजर करना है तो ये दो तरीके से मेजर होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो दो तरीके से किस तरीके से मेजर किया जाता है, पहले आप ऑप्शन इसको समझ लीजिए। सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद, ये वाले सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद अब मैं पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूं। तो बेसिकली अगर हम ओवरलोडिंग को मेजर करते हैं तो दो तरीके से मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव कंपोनेंट्स, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम ओवरलोड को मेजर करते हैं। अबाउट द क्वालिटेटिव कंपोनेंट, टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ट्रेनिंग मैथड, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। तो इसको हम
क्वालिटेटिव कंपोनेंट के साथ रिलेट करते हैं। क्वांटिटेटिव वो कंपोनेंट होते हैं जिसका स्कोर नंबर में आता है, और ये कंपोनेंट वो होते हैं जिसका स्कोर क्वालिटी में आता है, जिसका स्कोर क्वालिटी में आता है, इस तरीके से। तो यहां पर आप फिर से इस सवाल को समझेंगे और यहां पे 65 का करेक्ट आंसर हो जाता है सेकंड। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ए, बी एंड डी। इंटेंसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, बाकी सी और ई नहीं होगा। अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, पहली बात तो सवाल में ये नहीं पूछा था कि आप किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, लेकिन आप इतना समझ पा रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है तो ये हो जाता है क्वांटिटेटिव, और यही ऑप्शन में दिया हुआ है। 5 में से 3 चुनने थे, तो लॉजिक भी यही कहता है कि यहां पर पूछा है क्वांटिटेटिव कंपोनेंट, इसलिए आपने ए, बी और डी लगा दिया। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि यहां सवालों में लॉजिक, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ज्यादा चाहिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सवाल को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करें तो। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। 65 के बाद 67 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। फिजिकल एजुकेटर्स मिक्लॉय एंड यंग कॉल डैश as agility that does not involve running, agility that does not involve running। और 66 का करेक्ट आंसर यहां पर जो एग्जामिनेशन के लिए जो दिया था, एग्जाम में आया था, करेक्ट आंसर इज डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इसका डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मिक्लॉय एंड यंग के अकॉर्डिंग दिस इज दैट कि डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज द एजिलिटी दैट डज नॉट इन्वॉल्व रनिंग। तो ये सही जवाब रहेगा। ऑलराइट, इसके बाद 74 क्वेश्चन नंबर। अब आप लोगों को ये बात पता है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सवाल को समझे, सवाल का जवाब दें, तो आप अपने वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो को पॉज करने के बाद आराम से सवाल को समझिए, सवाल को पढ़िए, ऑप्शंस के साथ पढ़िए और मेरे आंसर के साथ मैच करिए। रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए मेरी स्पीड ज्यादा होगी, तो आप इस वीडियो की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर 74 का जवाब देने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगी कि इन सभी ऑप्शंस का मतलब क्या है। जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग की, तो नाम में समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग। ये वो ट्रेनिंग है जिसमें आप हैवी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद एक्सप्लोसिव मूवमेंट करते हैं। हैवी एक्सरसाइजेस का मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक्सर्ट करने के बाद एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एक्सर्ट करते हैं, और वी कैन से दैट आप जिस ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगती है उसके बाद आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वाले एक्टिविटीज करते हैं, पावरफुल मूवमेंट्स करते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग की जाती है दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग। इसको कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग कहा जाएगा। इसके बाद क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को यूज करते हैं ताकि ओवरऑल फिटनेस हो सके और आपका टीडीएम रिड्यूस हो सके, टीडीएम ना हो, इसे क्रॉस ट्रेनिंग कहते हैं, जैसे कि साइकिलिंग प्लस स्विमिंग, इस तरीके से। कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग, जैसे कि देख रहे हो आप कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है हैवी लाइट, इजी डिफिकल्ट, इसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो ऑल्टरनेटिंगली हैवी रेजिस्टेंस एंड लाइट और फास्ट एक्सरसाइजेस इन द सेम सेशन। तो हैवी एंड लाइट, स्लो एंड फास्ट, इस तरीके से अगर आप सेम सेशन में ट्रेनिंग करते हैं तो इसे कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग कहते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, व्हेन यू डू द ट्रेनिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, आप लॉन्ग टाइम तक अगर ट्रेनिंग करते हैं तो इसको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं। अब बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो अब आपको आंसर देखते ही समझ में आ रहा है, और यहां पर आप देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि 74 का करेक्ट आंसर हो जाता है थर्ड, कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग, in which the following training athlete completes a combination of tasks, some added resistance, some added and then normal conditions। added resistance मतलब more, मतलब heavy, इसके बाद normal मतलब light,
सवाल समझ में आ गया? हैवी और लाइट किस में यूज हुआ है? हैवी और लाइट यूज हुआ है कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग में। दैट इज वाई करेक्ट आंसर यहां पर कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग होगा। अगर यहां पे यूज होता मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्लस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ तो करेक्ट आंसर होता कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग। ठीक है जी, तो आई रियली होप कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गोइंग। 92nd क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अब देखते ही समझ में आ रहा है कि ये सवाल है कोऑर्डिनेशन का। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ स्पीड आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं। 92। अब कपलिंग एबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन एबिलिटी क्या होता है, ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होता है, एडाप्टेशन एबिलिटी क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ऑलराइट, देखिए ये है 7 कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज। पहली बात है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक साथ मूव कर पा रहे हैं। व्हेनेवर यू डू द एक्टिविटी, आप एक साथ अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं टू मेक द मूवमेंट मोर एक्यूरेट, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब डिफरेंट टाइप्स का होता है। व्हाट इज कपलिंग एबिलिटी, नाम में समझ में आ रहा है, कपलिंग विच मींस दैट कि आपके कंबाइंड मूवमेंट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, आई टू फुट कोऑर्डिनेशन, हैंड टू फुट कोऑर्डिनेशन एंड द होल बॉडी कोऑर्डिनेशन, आपके मूवमेंट्स कपल में मूव कर पा रहे हैं, दैट इज कपलिंग एबिलिटी। व्हाट इज डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ability to control force, timing, precision, which means that accuracy. If you are able to maintain your accuracy, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप जैवलिन थ्रोअर हैं, लॉन्ग जंपर हैं, हाई जंपर हैं, पोल वॉल्टर हैं, आप कोई भी एथलीट हैं, इफ यू आर एबल टू डू दैट एक्टिविटी विद मोर प्रिसीजन, विद मोर टाइमिंग, विद मोर कंट्रोल फोर्स, अगर आप एक्यूरेटली मूवमेंट कर पा रहे हैं, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन एबिलिटी। नंबर 3, ओरिएंटेशन एबिलिटी, आपकी एबिलिटी, दैट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड चेंज योर बॉडी पोजिशन। एग्जाम्पल डॉजिंग, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, व्हेन यू गिव द डॉजिंग और व्हेन यू रिसीव द डॉजिंग, तो आप अपनी बॉडी को चेंज कर पा रहे हैं, बॉडी की पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं। हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, यू चेंज योर बॉडी पोजीशन इन द एयर, so if you are able to change your body position on the ground and in the air, जैसे कि लॉन्ग जंप में, हाई जंप में आप हवा में अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है ओरिएंटेशन एबिलिटी। नंबर 4, एडाप्टेशन, आप कितने क्विकली डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज कर पाते हैं, बॉडी के मूवमेंट्स को चेंज कर पाते हैं विद कोऑर्डिनेशन, इसे कहते हैं एडाप्टेशन एबिलिटी। बैलेंस, अब जैसे ही कोई इमीडिएट सिचुएशन आती है बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए, तो आप वो तभी कर पाएंगे अगर आपके पास बैलेंस होगा। इफ यू आर एबल टू मेंटेन योर इक्विलिब्रियम, यू आर एबल टू मेंटेन योर स्टेबिलिटी इन स्टैटिक और डायनामिक कंडीशंस, उसे कहते हैं बैलेंस एबिलिटी। उसके बाद रिदम, आपकी बॉडी समझती है एक रिदमिक मूवमेंट्स, जो भी आपके मूवमेंट्स होते हैं, दैट मींस इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ द मूवमेंट, तो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी आप चीजों को समझ पाएंगे। रिएक्शन एबिलिटी, आप कितने क्विकली किसी भी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, दैट इज योर रिएक्शन एबिलिटी। तो इस तरीके से ये सभी के सभी कोऑर्डिनेशन आपके लिए। यहां पे 92nd का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 92nd का करेक्ट आंसर यहां पर होना चाहिए थर्ड, ओरिएंटेशन एबिलिटी। देख लीजिएगा, पोजीशन की बात की जा रही है, चेंज इन द पोजीशन, देख रहे हो आप, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो इस तरीके से ये सवाल सभी के सभी बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है, व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रेनिंग प्लान द कोच मस्ट रिकॉर्ड द एक्सरसाइज, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रिपीटेशन एंड ट्रेनिंग लोड एज फॉलोज। तो 99 का जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को एज इट इज आप याद रखिए, दोबारा अगर आता है तो एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, केवल ये फॉर्मूला है कि इस तरीके से आप प्लान करेंगे अपने सेट्स, अपने रिपीटेशंस के साथ। इसी के साथ 104 आपके सामने। डैश इज द डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमल फोर्स इन मिनिमम टाइम। आप मैक्सिमम फोर्स मिनिमम टाइम में जब डेवलप करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। बेसिकली आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को ट्रेन कर रहे हैं,
एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को ट्रेन करने का मतलब है यू आर डूइंग पावरफुल मूवमेंट्स। अब पावरफुल मूवमेंट्स के लिए यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट, रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन एंड जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। इसके लिए मैं आपको पहले सेकंड और थर्ड एक्सप्लेन कर देती हूं। रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है? नाम में समझ में आ रहा है कि आप कितने टाइम में कितना फोर्स डेवलप कर पा रहे हैं। what amount of force, what amount of maximum force you are able to generate in the minimum time, ये है इसका मतलब। तो डेफिनेटली ये आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को रिलेट कर रहा है। सही है ना, ये समझ में आ रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन तो आपको यहां पे समझ में आ गया। रेटिंग्स ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, इसका मतलब है यू आर रेटिंग योर एक्सर्शन एबिलिटी। आप अपनी ही एक्सर्शन एबिलिटी को रेट करते हैं। इट इज अ रेटिंग स्केल जिसमें आप जो समझते हैं कि आप कितना हैवी वर्कआउट कर रहे हैं। दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर वर्कलोड, दैट हाउ मच यू आर डूइंग द हैवी वर्कआउट। तो ये आपका परसेप्शन है जिसको आप रेट करते हो, एंड दिस इज नोन एज रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। अब पहला है आपका स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल का जो डेफिनेशन है वो जरा देख लेते हैं। स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल का डेफिनेशन है कि आपका जो मस्कुलर एक्शन है इसमें सबसे पहले आप इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो आपकी मसल है वो स्ट्रेच होती है। उसके बाद इमीडिएटली कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जिसमें आपकी मसल शॉर्टनिंग होती है, और इस तरीके से जब आप एक्टिविटी करते हो इसमें आप अपनी पावर को जनरेट कर पाते हो इस तरीके से। और इसका सीक्वेंस है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एमोर्टाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में व्हेन यू लेंथन योर मसल्स, उसकी वजह से क्या होता है, जब आप एमोर्टाइजेशन में आते हैं यू आर एबल टू स्टोर द मैक्सिमम फोर्स। व्हेन यू स्टोर द मैक्सिमम फोर्स देन कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आप मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं मिनिमम टाइम में, और तब जाके आप पावरफुल मूवमेंट्स कर पाते हैं। तो अगर इस साइकिल की बात की जा रही है, बेसिकली जब भी हम लोग कोई पावरफुल मूवमेंट्स करते हैं तो उसमें हम इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जंप्स एंड थ्रोज, तो इसे कहते हैं स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। बट अगर देखा जाए तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑप्शन। अब आपको इतना तो अंदाजा हो गया है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। देखो, अगर आप सवाल की बात करेंगे तो स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल की डेफिनेशन कुछ और है और यहां पे लिखा कुछ और है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डेफिनेटली यहां पे करेक्ट आंसर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन सेकंड की ही बोल रही है। ठीक है, अगर यहां पे इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक लिखा होता सवाल में तो फिर डेफिनेटली करेक्ट आंसर इसका 1 होना चाहिए था। तो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकेंड आंसर है, थर्ड भी नहीं हो सकता। बाकी जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम क्या कहता है जरा ये भी देख लेते हैं। नाउ दिस इज जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वाज डेवलप्ड बाय हैंस सेली, और ये कहते हैं कि जब आपकी बॉडी पर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है और आपको किस तरीके से फैटीग होता है। तो वेन एवर यू इंक्रीज द स्ट्रेस, जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है आपकी बॉडी में कुछ इस तरीके से चेंजेस आते हैं। दिस इज द अलार्म फेज, अलार्म फेज 1। अलार्म फेज इज अ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जिसमें आपकी बॉडी सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है। इसमें आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है। इसके बाद फेज 2, दिस इज द रेसिस्टेंस फेज, कोप विद द स्ट्रेसर। जैसे ही आप अडाप्ट होते हैं, ये अडाप्टेशन भी फेज है, जैसे ही आप अडाप्ट होते हैं वैसे ही आप में इंप्रूवमेंट दिखती है, और कुछ टाइम के बाद फिर आप थक जाते हैं, एंड दिस इज एग्जॉशन फेज, फेज 3। तो इस तरीके से गैस, ठीक है, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम इस तरीके से एक्सप्लेन किया था हैंस सेली ने कि हमारी बॉडी स्ट्रेस के साथ कैसा रिएक्ट करती है। ऑलराइट, ये सवाल यहां पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ 116 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। एक एक सवाल देखो, एक एक सवाल चुन चुन के दिया है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, चुन चुन के। 116 क्वेश्चन नंबर। अगर आप प्रेजेंटेशन का टॉपिक पढ़े होंगे तो इस टॉपिक में हाउ टू प्लान फॉर स्ट्रेंथ, हाउ टू प्लान फॉर एंड्योरेंस, हाउ टू प्लान फॉर स्पीड, इस तरीके से एक टॉपिक है।
तो मैं आपको पहले टॉपिक दिखाना चाहूंगी। आप ये डायग्राम देखिए पहले। इस डायग्राम में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू डेवलप द स्ट्रेंथ यू विल डेवलप द स्ट्रेंथ लाइक दिस। ये सीक्वेंस रहेगा। तो आपने पूरे ड्यूरेशन को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशन पीरियड। जो प्रिपरेटरी पीरियड है वो भी 2 टाइप का है, जनरल प्रिपरेटरी एंड स्पेसिफिक प्रिपरेटरी। कॉम्पिटिटिव पीरियड भी 2 टाइप का है, प्री कॉम्पिटिटिव एंड मेन कॉम्पिटिशन। ट्रांजिशन पीरियड भी आपका रिकवरी पीरियड। यहां पर स्ट्रेंथ को अगर हमें डेवलप करना है तो इसका सीक्वेंस ये है। पहले हम एनाटॉमिकल एडेप्टेशन पे फोकस करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर एंड साइज के ऊपर फोकस करते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली डेवलप होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद यू कन्वर्ट दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनटू द पावर। जैसे कि हम जानते हैं कि आप जैसे ही प्रिपरेटरी पीरियड से कंपटीशन पीरियड में आओगे, आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। दैट इज व्हाई दिस मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेट कन्वर्ट्स इनटू पावर, ताकि स्पीड बढ़ जाए। उसके बाद आप मेन कंपटीशन में आप इसको मेंटेन करते हैं। इसके बाद सेसेशन, विच मींस दैट कि यू ब्रेक द एक्टिविटी, और जैसे एक्टिविटी आपकी ब्रेक हो जाती है देन रिकवरी, कॉम्पेंसेशन। तो ये सीक्वेंस पूछा है स्ट्रेंथ का। सेम फॉर द एंड्योरेंस, आप एक बार देखिएगा, सेम फॉर द स्पीड, यहां पे प्रॉपरली लिखा हुआ है। अब आपको सवाल तो समझ में आ गया है। अब अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो जरा इसको सॉल्व करिए, और 116 का करेक्ट आंसर हो जाता है यहां पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले डी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज, क्योंकि एनाटॉमिकल एडाप्टेशन यहां पर दिया हुआ है। तो एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज, इसके बाद कन्वर्जन टू स्पेसिफिक स्ट्रेंथ फेज, इसके बाद मेंटेनेंस फेज, इसके बाद सेसेशन फेज, ऑलराइट, इसके बाद कॉम्पेंसेशन फेज। तो इस तरीके से सीक्वेंस में यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है 4। ठीक है जी। तो इस तरीके से देखो, सारे के सारे सवाल आपके सिलेबस में से ही आते हैं, केवल आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। 124 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, और ये भी अगेन फॉर्मूला पूछा हुआ है, ओवरऑल इंटेंसिटी, पार्शियल इंटेंसिटी। तो देखो, एक तो चीज आपको यहां पे ना थोड़ा सा, अगर आप यहां पे इसको अंदाजा लगाएं थोड़ा सा, तो पार्शियल इंटेंसिटी, यहां पर भी P लिखा हुआ है, यहां पर भी P लिखा हुआ है। चलिए, सो बेसिकली D का 4th दिया हुआ है। ठीक है, D का 4th दिया हुआ है यहां पर, मतलब 124 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाता है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट वॉल्यूम इनटू 100 अपॉन रिलेटिव वॉल्यूम। नाउ ये आप याद रखें ताकि अगली बार ये सवाल बने तो आप इसको सॉल्व कर पाए। इसके बाद B का 2, उसके बाद C का 1, ओवरऑल इंटेंसिटी, दिस इज ओवरऑल इंटेंसिटी एंड दिस इज पार्शियल इंटेंसिटी। D का 4th, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाता है। ठीक है जी। चले, तो यहां पर आपने देखा, आपने तकरीबन 9 क्वेश्चंस किए हैं, मतलब जून 2025 में 9 क्वेश्चंस आए थे। अब ये जो 9 क्वेश्चंस आए थे, 9 में से 2 क्वेश्चंस आए थे जो कि फॉर्मूला बेस्ड थे, फॉर्मूला बेस्ड। एक सवाल आ गया था आपके पिराइजेशन में से, एक सवाल आ गया था आपके इंटेंसिटी में से, और एक सवाल आया था आपके स्ट्रेस शॉर्टनिंग साइकिल या फिर मसल फोर्स डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट टॉपिक्स में से सवाल बने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोर करना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए आगे का पेपर सॉल्व करते हैं, दिसंबर 2024 का। दिसंबर 2024 में यहां पे पेपर थोड़ा सा इजी आया था जून के कंपैरिजन में। सीक्वेंस ऑफ रिकवरी पूछा हुआ है। अब ये टॉपिक जो है आपका ओवरलोड, रिकवरी, एडाप्टेशन का लिया हुआ है। दिसंबर 2024 में जो सवाल आया था, पहला सवाल सीक्वेंस ऑफ रिकवरी पूछा हुआ है। अब अगर आपने रिकवरी पढ़ा हुआ है तो आइए मेरे साथ दोबारा पढ़िए। ये देखिए, तो ओवरलोडिंग, रिकवरी, एडाप्टेशन। रिकवरी बेसिकली 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जो फेज 1 है, यहां पर देखोगे आप कि फेज 1 में ये रिकवरी फेज होती है, इसमें रिकवरी साइड बाय साइड होती है, कुछ मिनट में ही आपकी रिकवरी हो जाती है, इसे कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रिकवरी।
रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी, ग्लाइकोजन एंड देन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। ये है फेज 1। तो फेज 1 में क्या होता है? रीसिंथेसिस ऑफ द एटीपी, ग्लाइकोजन एंड देन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, ये होता है फेज 1 में। उसके बाद सेकेंड फेज में कुछ घंटे लग जाते हैं, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं आपको रिकवर करने के लिए। इसमें होता है आपका होम्योस्टेसिस रिस्टोरेशन। इसके बाद तीसरा स्टेप थर्ड फेज में देखेंगे आप, इट टेक्स फॉर सेवरल आवर्स टू सेवरल डेज, कुछ दिन भी लग जाता है रिकवरी के लिए। एंड दिस फेज इज एनाबॉलिक इन नेचर। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है? अब ये सीक्वेंस अगर आपको समझ में आया है, नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अब आपको सवाल समझ में आ गया, आपको आंसर भी समझ में आ रहा है। तो 58 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड ग्लाइकोजन, बिल्कुल सही है। इसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही है। इसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस, ये भी सही है। एंड देन एनाबॉलिक इन नेचर, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर यहां पर सेकंड हो जाता है। देख रहे हो सभी सवाल? तो ये जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये स्कॉलर्स मंत्रा के ही नोट्स हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को वही नोट्स प्रोवाइड करें जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और हमारे नोट्स हर बार अपडेट किए जाते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। चलिए आइए 70th क्वेश्चन नंबर आपके सामने। रिस्क ऑफ इंजरी इज हाइटेंड व्हेन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इज। अब ये सवाल थोड़ा सा डाउटफुल था। अब रिकॉर्डेड वीडियो है तो मेरी स्पीड ज्यादा होगी, मैं आपको जवाब बताती हूं, बट आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको समझिएगा, फिर इसका जवाब दीजिएगा। तो 70 का करेक्ट आंसर इसका हो जाता है सेकंड। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है ए, सी और डी। एक्सट्रीमली लो अगर होगी फ्लेक्सिबिलिटी तो भी इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, सही है। इम्बैलेंस रहेगा तो भी इंजरीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी एक्सट्रीमली हाई, तो यहां पर सी इसका आंसर दिया है कि अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो भी इंजरी के चांसेस ज्यादा होंगे। माइट भी इसके पीछे रीजन ये हो सकता है, कि अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो आप स्टेबल नहीं रह पाओगे, आपकी बॉडी बहुत अनस्टेबल रहेगी, जिसमें चांसेस ज्यादा होंगे। बाकी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड मतलब फिक्स जॉइंट। अब आपको पता है भाई फिक्स जॉइंट होते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स। तो 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। तो देयर आर सम जॉइंट्स जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, तब भी वहां पे जॉइंट होता है, वहां पे इंजरी के चांसेस कम होते हैं। मीडियम में भी इंजरी के चांसेस कम होते हैं, बट ज्यादा किस में रहेंगे? एसीडी। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, है ना। 70 के बाद 75th क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल को डेफिनेटली आप लोगों ने भी देखा होगा, बट इसका आंसर मैं आज आपको समझाती हूं। अब यहां पर आपको ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। पहला है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है इंक्रीमेंट, रिग्रेसिव का मतलब होता है डिक्रीमेंट। ये है प्रोग्रेसिव, मतलब केवल इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। हाई रेसिस्टेंस का मतलब है हैवी लोड की बात कर रहे हैं, हैवी लोड हैवी है। लो रेसिस्टेंस लाइट लोड की बात कर रहा है, ठीक है ना। इतना आपको ऑप्शन में समझ में आ रहा है। अब यहां पर अगर देखेंगे आप 5 इंटू 80%, 4 इंटू 85%, 3, 2, 1, मतलब कंटिन्यूसली जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो रही है, और जो रिपीटेशन को हम रिलेट करते हैं वॉल्यूम के साथ। सेट्स इंटू रिपीटेशन को हम रिलेट करते हैं वॉल्यूम के साथ, इनटू इंटेंसिटी। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि इंटेंसिटी में और वॉल्यूम में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम होगी। तो इट गोज लाइक दिस। तो जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी जब बढ़ रही है 80%, 85%, 90%, 95%, तो ऑटोमेटिकली सेट्स एंड रिपीटेशंस कम होते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि कंटिन्यूअसली इंटेंसिटी बढ़ रही है। यहां पे समझ में आ रहा है? ऑल राइट, और देखते हैं आगे।
2 इंटू 95, 2 इंटू 95, 2 इंटू 95, 95, 95 का मतलब है वेरी हैवी, वेरी हाई, मतलब रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये समझ में आ रहा है आपको, व्हेन इंटेंसिटी इज वेरी हाई, तो ये हो गया आपका सी का फोर्थ। जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये तो पूछा हुआ है हाई रेसिस्टेंस। 20 इंटू 50%, 20 इंटू 50%, यहां पे रेसिस्टेंस कम है और रिपीटेशन ज्यादा है। रेसिस्टेंस कम है, रिपीटेशन ज्यादा है, तो ये हो जाता है लो रेसिस्टेंस, मतलब डी का 3। तो सी का फोर्थ, डी का 3, सी का फोर्थ, डी का 3। ये लो यहां पर आपको, अच्छा 2 में दिया हुआ है। और देखेंगे आप यहाँ पे 5 इंटू 80%, 3 इंटू 90%, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5, मतलब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये जाएगा सेकंड के साथ, और कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट ये जाएगा बी का 1 के साथ। देख रहे हो सवाल कितना बेहतरीन तरीके से, और मेरा सल्यूट है उस टीचर को जिसने ये सवाल बनाया है, बहुत बढ़िया सवाल बनाया है। ऐसे ही सवालों को करने के बाद हमारी नॉलेज बढ़ती है, ऐसे सवालों की वजह से हम अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं, सवालों को समझ पाते हैं। तो 75 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है थर्ड। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसा सवाल दोबारा से आए तो इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, केवल लॉजिक है, आप लॉजिक को कैसे यूज कर पाते हैं एग्जामिनेशन में। इसी के बाद 78 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ टिपिकल फैटीग कॉज। जब फटीग होता है तो उसका सही सीक्वेंस क्या रहेगा। आइए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज द सीक्वेंस ऑफ वर्क फैटीग कर्व। सबसे पहले होता है इनिशियल स्पर्ट। अब इनिशियल स्पर्ट क्या होता है, जैसे ही आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, आपको स्टार्टिंग में मोटिवेशन होता है, आप फ्रेश फील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी ज्यादा होने की वजह से आपका जो वर्क है वो एकदम से परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज होती है। उसके बाद आता है आपका वार्मिंग अप पीरियड, इन विच आपकी बॉडी की जो डिमांड है उतना ही आपकी बॉडी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है, एडजस्टमेंट हो जाता है और आप प्रॉपरली अपनी एक्टिविटी को मेंटेन कर पाते हैं। दिस इज योर वार्मिंग अप पीरियड। इसके बाद आप और जो मूवमेंट है आपकी वो एफिशिएंट हो जाती है, परफॉर्मेंस आपकी स्टेबलाइज हो जाती है। नाउ यू आर इन अ कंफर्टेबल कंडीशन। अभी तक जो आपको थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, अब आप कंफर्टेबल फील करेंगे एंड यू आर एबल टू कंटिन्यू द मूवमेंट। देन आगे आपका एंड स्पर्ट। एंड स्पर्ट में जो एक लास्ट मूवमेंट होता है, लास्ट मूवमेंट में भी आप साइकोलॉजिकली भी, अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप अपने साइकोलॉजिकली भी अपने आप को पुश करते हैं, यू हैव टू डू इट, डू इट। आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं अपने आप के साथ। तो यहां से भी आपका मोटिवेशन अप होने की वजह से आपका जो एक परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता है। एंड एट द लास्ट में जाके आपको फैटीग फील होता है, फिर आप रुक जाते हैं, फिर आपकी एक्टिविटी खत्म, मतलब फिर आप अपनी एक्टिविटी को बंद कर देते हैं। दैट इज फैटीग, डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, फिर जाके आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे आप। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं 78 का। तो 78 का करेक्ट आंसर यहां पर सेकंड दिया हुआ है। सबसे पहले इनिशियल स्पर्ट, सबसे पहले इनिशियल स्पर्ट, इसके बाद वार्मिंग अप पीरियड, इसके बाद फेमलाइजेशन एंड प्रैक्टिस, इसके बाद एंड स्पर्ट एंड देन फैटीग। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो है ओके बी ए सी 78 का बी ए सी देन डी एंड ई। थर्ड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। देखो यूजीसी नेट में इसका करेक्ट आंसर सेकंड दिया हुआ है, बाकी अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होना चाहिए। बाकी आई विल चेक, क्या पता मेरे पास गलत लिखा हो, बट आंसर आपको समझ में आया, ऑप्शन आपको समझ में आया, सवाल आपको समझ में आया। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो यहां पर हो जाता है थर्ड, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 89 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, the ability to increase the maximum oxygen consumption is limited due to which factor? The ability to increase maximum oxygen consumption is limited due to which factor? अब अगर आप मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन की बात कर रहे हैं, मतलब एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो एंड्योरेंस को लिमिट करेगा?
बाकी अगर आप देखें तो ओवरलोड की वजह से एंड्योरेंस बढ़ेगा, ट्रेनिंग की वजह से एंड्योरेंस बढ़ेगा, जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे एंड्योरेंस बढ़ेगा, मतलब हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग अगर आप करते हैं तो एंड्योरेंस बढ़ेगा। बट जेनेटिक, मान लेते हैं अगर आपके मसल फाइबर टाइप 2 मसल फाइबर हैं तो डेफिनेटली आपका एंड्योरेंस घटेगा। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर जेनेटिक्स कि आप अपनी एबिलिटी को कितना और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा ओवरलोड उतना ज्यादा एंड्योरेंस, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग उतना ज्यादा एंड्योरेंस, जैसा एनवायरमेंट वैसा एंड्योरेंस। लेकिन जेनेटिक्स इट डिपेंड्स कि जिस तरीके के आपके जीन्स होंगे आप उतना ही डेवलप कर पाएंगे। तो दैट इज वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर 1 हो जाता है। सवालों को देखिएगा, सवाल से ही आप इसको समझ पाएंगे। बढ़िया, इसी के साथ 112 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, सीक्वेंस ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इन थर्ड फेज। अब अगर आप थर्ड फेज की बात कर रहे हैं, थर्ड फेज में जो टेक्निकल ट्रेनिंग है उसका सीक्वेंस पूछा हुआ है, सीक्वेंस क्या रहेगा। देखिए इसको भी मैं अपने नोट्स में ही आपको करवाती, बट नोट्स में यहां पर काफी डिटेल में दिया हुआ है। टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दिया हुआ है, दिस इज फॉर फेज 1 एंड देन किस तरीके से मूवमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप, और इसके बाद किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है ये टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से प्रॉपरली। इसके बाद सेकंड फेज एंड देन इसके बाद थर्ड फेज, है ना। अ, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे थर्ड फेज में तो हम यहाँ पे थर्ड फेज की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए थर्ड फेज की हम यहाँ पर बात करेंगे कि थर्ड फेज में किस तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है या फिर किस तरीके से एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको एक बार प्रॉपरली पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको आंसर बताता हूं, 112 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है फोर्थ। सबसे पहले ए, प्रैक्टिस अंडर डिफिकल्ट एंड डिफरेंट कंडीशन। सबसे पहले आप डिफरेंट एंड डिफिकल्ट कंडीशन में प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द मूवमेंट कॉन्सेप्ट, फिर जैसे जैसे आप डिफिकल्ट कंडीशन में प्रैक्टिस करेंगे आपका मूवमेंट कॉन्सेप्ट और डेवलप होगा। इसके बाद आइडियो मोटर ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग आप करेंगे। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के बाद आप कंपटीशन में compete करेंगे एंड देन आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आपका और डेवलप होगा। यू आर एबल टू गिव योर सेल्फ फीडबैक अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट, थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया शायद, एक सेकेंड। सबसे पहले अगर हम लोग फोर्थ की बात करें तो 112 का करेक्ट आंसर 4 दिया हुआ है ना। सबसे पहले ए, प्रैक्टिस अंडर डिफिकल्ट एंड डिफरेंट कंडीशन, यहां तक ठीक है। इसके बाद ई, डेवलपमेंट ऑफ द मूवमेंट कॉन्सेप्ट, ये भी सही है। इसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, फिर आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन डेवलप होगा। एंड देन बी दिया हुआ है इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन, एंड देन आपका लास्ट में आइडियो मोटर ट्रेनिंग। तो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लास्ट में ही होता है, तो उससे भी आपको यहाँ पर अंदाजा लग जाता कि सी तो आपका लास्ट में ही आएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 112 का करेक्ट आंसर फोर्थ दिया हुआ है। नोट्स में क्या दिया हुआ है, नोट्स में क्या दिया हुआ है, हाँ देखो नोट्स में भी यही दिया हुआ है, ये देखिए, देख रहे हो आप, नोट्स में भी यही दिया हुआ है, प्रैक्टिस अंडर डिफरेंट एंड डिफिकल्ट कंडीशंस। उसके बाद दो टाइप का लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड स्पोर्ट्स, मतलब आप यहाँ पर और डिफिकल्ट कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द मूवमेंट कॉन्सेप्ट, एक्यूरेट प्रिसीजन, इंक्रीज्ड यूज ऑफ कंपटीशन एंड आइडियो मोटर ट्रेनिंग। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए सभी चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 112 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ हो जाता है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार इसका भी आप फोटो क्लिक कर लीजिए। तो जो मैंने अभी आपको समझाया वो टेक्निकल ट्रेनिंग फेज 3 का है, बट यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग फेज 1 का भी एग्जाम में आ सकता है, टेक्निकल ट्रेनिंग फेज 2 का भी एग्जाम में आ सकता है, और फेज 3 का भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। 82 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्रिटिकल स्पीड डज नॉट इंक्लूड, क्रिटिकल स्पीड डज नॉट इंक्लूड, सवालों में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। क्रिटिकल स्पीड में अगर देखें तो आप ज्यादा स्पीड किसमें होगी, एनारोबिक थ्रेशोल्ड, ये बात आपको क्लियर है कि ये स्पीड की बात कर रहा है। एनारोबिक थ्रेशोल्ड किसकी बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहे हैं।
90 to 100% ऑफ व्यू टू मैक्स, पक्का स्पीड की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि 90 to 100% इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये देखिए 175 to 180 बीट पर मिनट हार्ट रेट मैक्सिमम है। ये भी स्पीड की बात कर रहा है, तो ये भी स्पीड की बात कर रहे हैं, ये भी स्पीड की बात कर रहे हैं। 70 to 80% ऑफ व्यू टू मैक्स, 70 to 80% ऑफ व्यू टू मैक्स, ये बेसिकली स्पीड एंड्योरेंस की बात कर रहा है। ये स्पीड एंड्योरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो आपकी क्रिटिकल स्पीड मतलब हैवी स्पीड और मैक्सिमम स्पीड किसमें नहीं होगी, कौन से ऑप्शन में नहीं होगी? तो थर्ड ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑप्शन में स्पीड एंड्योरेंस है और बाकी 1, 2 एंड 4 में आप यहां पर मैक्सिमम स्पीड को ट्रेन कर रहे हैं। कितना बढ़िया सवाल यहां पे दिया हुआ है। चलिए इसी के साथ 132 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। 132 का मैच ऑफ द फॉलोइंग आपके सामने, आइसोकाइनेटिक मेथड, फार्टलेक मेथड, रिपीटेशन मेथड, डायनामिक इसेंट्रिक मेथड। अब आप देखेंगे कि जो आपका आइसोटोनिक मेथड होता है वो दो टाइप का होता है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मेथड इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसेंट्रिक मेथड is used to develop the maximum strength. Maximum strength can be developed by eccentric method by more than 100% of intensity. तो यहाँ पे eccentric method में आपकी intensity 100% से ज्यादा भी होती है। तो D का 1। अब D का 1 देखो एक ही में दिया हुआ है, बट और भी देख लेते हैं। स्विमिंग, रोइंग, ये रिलेट करेगा आपके आइसोकाइनेटिक के मेथड के साथ। स्विमिंग एंड रोइंग में आप साइक्लिक तरीके से सेम एक्टिविटी को सेम रेट पर काफी लॉन्ग टाइम तक करते हैं, तो इस टाइप के मेथड को कहा जाता है आइसोकाइनेटिक मेथड। ठीक है जी। फार्टलेक विच इज नॉट प्री प्लान्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग्स। जैसे जैसी सराउंडिंग्स होती हैं वैसे वैसा आप आगे मूव करते हैं, तो ये प्री प्लान नहीं होता। एंड देन स्पीड एंड्योरेंस के लिए रिपीटेशन मेथड, सी का 2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 132 का करेक्ट आंसर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा सवाल दिया था। इसके बाद एक और सवाल, अच्छा फिर भी ये जो दिया हुआ है एक बार लिख लीजिएगा, कॉन्सेंट्रिक मेथड, इसेंट्रिक मेथड। तो कॉन्सेंट्रिक मेथड में देखिएगा मसल एक्शन शॉर्टन होता है, लोड कैपेसिटी आपकी मॉडरेट होती है एंड टिपिकल इंटेंसिटी आपकी इतनी होती है तब जाके आप डेवलप कर पाते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अगर आप इसेंट्रिक की बात करें तो इसेंट्रिक में मसल लेंथन होती है, लोड कैपेसिटी हाई होती है और टिपिकल इंटेंसिटी 100 टू 120% तक लेके जा सकते हैं, और इधर आप डेवलप करते हैं मसल हाइपरट्रॉफी एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 138 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, स्ट्रेस ऑन किनेस्थेटिक परसेप्शन शुड बी गिवन इन विच फेज ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। अगर आप टेक्निकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो किनेस्थेटिक परसेप्शन पे स्ट्रेस किस स्टेप में दिया जाएगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3 या फोर्थ फेज। पहली बात तो आप जानते हैं कि टेक्निकल ट्रेनिंग के 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो भाई चौथा काट दो। अब ये पता चलेगा कैसे, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये देखिए इस टेबल को दोबारा देखिए। अब आपको एक बार अंदाजा दोबारा हो जाता है कि ये टेबल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यहां पर कहीं पर भी किनेस्थेटिक पर देखो, किनेस्थेटिक परसेप्शन लेस एम्फेसिस, मतलब फेज 1 तो नहीं है। फेज 2 में आप किनेस्थेटिक परसेप्शन पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे किनेस्थेटिक परसेप्शन पे जो मेन फोकस है वो किस किस फेज में आएगा, फेज 2। फेज 2 मतलब आपका किनेस्थेटिक परसेप्शन का मतलब है योर परसेप्शन अबाउट द मूवमेंट, आपका मूवमेंट कॉन्सेप्ट। सिंपल सवाल है कि आपका मूवमेंट कॉन्सेप्ट किस फेज में डेवलप हो जाता है। तो सवाल समझ में आ गया आपको? सवाल अगर आपको समझ में आया है तो ये देखिए, दोबारा पढ़िए 138 क्वेश्चन नंबर, स्ट्रेस ऑन किनेस्थेटिक परसेप्शन शुड बी गिवन इन विच फेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकेंड फेज, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो यहां पर आप देखोगे आपने तकरीबन 9 क्वेश्चंस फिर से किए हैं, 9 क्वेश्चंस। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि दिसंबर 2024 का पेपर जून 2025 से थोड़ा सा इजी मतलब अप्रोचेबल आया था। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस में से ही आए थे, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए थे। तो टॉपिक्स को आप नोट डाउन करके रखिएगा,
कौन कौन से टॉपिक्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप कहां कहां गलतियां कर रहे हैं, योर एरर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलतियां जितनी कम होंगे उतने ही आपके यूजीसी नेट के चांसेस बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि लॉजिक कैसे लगाते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिलती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के बाद। आइए नेक्स्ट हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जून 2024 का। ये रहा सवाल पहला आपके सामने। दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग: इंटेंसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड ट्रेनिंग इंटेंसिटी। तो ये सिंपल सवाल है और अब मैं दोबारा से इसको समझाने के लिए पहले आपको एक बार समझा देती हूं। अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम रिलेट करेगा सेट्स रिपीटेशन के साथ, सेट्स एंड रिपीटेशन के साथ। ठीक है जी, तो ये बन जाता है आपका वॉल्यूम, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था, है ना। इसके बाद इंटेंसिटी रिलेट करता है आपके हाउ हार्ड यू आर वर्किंग, आप कितना डिफिकल्ट वर्कआउट कर रहे हैं। इसे हम रिलेट करते हैं दो तरीके से, परसेंटेज ऑफ 1 RM जो कि रिलेट करता है लोड के साथ कि कितना लोड है, हाउ हैवी लोड यू आर कैरिंग, तो दिस इज मेजर्ड विद परसेंटेज ऑफ 1 RM। और कितनी फास्ट स्पीड है आपकी, तो आप कितनी फास्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसको आप रिलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट के साथ, HR मैक्सिमम, मैक्सिमम हार्ट रेट के साथ आप इसको रिलेट करते हैं, जिसमें आप स्पीड को रिलेट करते हैं। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन यू आर ट्रेनिंग, आप कितनी बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप कितनी बार ट्रेनिंग कर रहे हैं। ड्यूरेशन, आप कितनी देर तक ट्रेनिंग करते हैं, हाउ लॉन्ग यू आर ट्रेनिंग। और डेंसिटी, वर्क टू रेस्ट रेशियो, डेंसिटी के दो मतलब है यहां पर। डेंसिटी का मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ भी होता है, और दूसरा वर्क टू रेस्ट रेशियो मतलब आप डेंसिटी को रिकवरी बिटवीन सेशंस, स्प्रिंट्स के बीच में जो रिकवरी का टाइम होता है उसको भी आप डेंसिटी के साथ रिलेट कर सकते हो। तो इसके अलग अलग मतलब है। तो यहां पर फिर देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है। ऑलराइट, तो आप यहां पर आपको क्लियर हो जाता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो है 58 का हो जाता है सेकंड। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4th एंड डी का 3। ठीक है जी, तो ये आपको सवाल समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 58 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। बाकी इसका आप फोटो क्लिक करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये आपको याद रहे एक एक लाइन में। इसी के बाद आगे बढ़ेंगे 66 क्वेश्चन नंबर। बड़ा सिंपल सा सवाल है आपके लिए। 66 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। इसको जो स्किल्स हैं इसे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो 66 का करेक्ट आंसर है वो हो जाता है 4th। सबसे पहले सी, बेसिक स्किल्स। जब भी आप स्किल डेवलप करते तो आप पहले सबसे पहले बेसिक स्किल्स डेवलप करते हैं। बेसिक स्किल्स के बाद कंबाइंड स्किल्स डेवलप करेंगे, मतलब डायनामिक स्किल्स, बेसिक स्किल्स उसके बाद डायनामिक स्किल्स, कॉम्प्लेक्स स्किल्स, कंबाइंड स्किल्स। इसके बाद स्किल्स इन कॉन्टेक्स्ट, विच मीन्स दैट आप इसके बाद आप स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करेंगे, स्किल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करेंगे, स्किल्स के मूवमेंट को समझेंगे, एंड देन यू विल एबल टू डू द डिफिकल्ट एक्टिविटी। तो वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर आप डिफिकल्ट एक्टिविटी भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर 4th हो जाता है। 4th इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ 75 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। Which loading process is often classified as a short term overloading? इनमें से किस टाइप की लोडिंग को शॉर्ट टर्म ओवरलोडिंग कहा जाता है? तो याद रखिएगा 75 का करेक्ट आंसर है 3rd, फ्लैट लोडिंग। तो फ्लैट लोडिंग को शॉर्ट टर्म लोडिंग भी कहा जाता है 75। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 81 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। The ability to change intensity rapidly from eccentric contraction to the concentric contraction is called। देखिए, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से जब आप कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिविटी चेंज करते हैं तो यहां से देखते ही समझ में आ रहा है कि आप बात कर रहे हैं पावर की, आप पावरफुल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि जब आप कोई भी स्ट्रेंथफुल मूवमेंट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग की जो स्ट्रेंथ होती है उसे कहते हैं स्टार्टिंग स्ट्रेंथ।
व्हेन यू आर एबल टू डेवलप द स्ट्रेंथ, तो उसमें जो स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट जो फेज होता है उसे कहते हैं स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। स्पीड स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ कितनी स्पीड से डेवलप कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ कितनी स्पीड से डेवलप कर रहे हो, ये भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ही बात कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन स्ट्रेंथ, कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कितना तरीके से मेंटेन कर पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे आप स्टेबलाइज कर रहे हो। तो इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसका थर्ड है इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ। याद रखना, रिएक्टिव, रिएक्टिव रिलेट करता है पावर के साथ, आप ये शब्द याद रखना, रिएक्टिव रिलेट करता है पावर के साथ, और इलास्टिक से आप ये समझ पा रहे हो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कि पहले आप इलास्टिक मूवमेंट करोगे, उसके बाद आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट करोगे, दैट इज इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ, दैट इज द पावर in which you are able to convert your eccentric contraction into concentric contraction। तो यहां पे करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाता है, थर्ड। ठीक है जी, सवाल कितना बढ़िया सवाल पूछा हुआ है। 95th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, who introduced the modern theory of periodization? करेक्ट आंसर इज LP Metvier। इसी के साथ 101 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, the retention of change by systematic workloads beyond a certain time period after the cessation of the training is known as। और 101 का देखोगे आप यहां पर, the retention of change by systematic workloads beyond a certain time period after cessation। अब cessation का मतलब होता है कि when you stop the activity, when you stop the activity or when you stop the training। जैसे आप ट्रेनिंग रोक देते हैं, इसके आगे भी जो इफेक्ट आपके बॉडी में दिखता है, जो आपने ट्रेनिंग करी है, ट्रेनिंग का इफेक्ट जो आपकी बॉडी में दिखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रेसिडुअल ट्रेनिंग इफेक्ट। नाम में समझ में आ रहा है, रेसिडुअल मतलब जो बचा हुआ ट्रेनिंग इफेक्ट है, जो बचा हुआ इफेक्ट है उसे हम रेसिडुअल ट्रेनिंग इफेक्ट कहते हैं। इमीडिएट ट्रेनिंग के बाद जो इमीडिएट इफेक्ट दिखता है, दैट इज योर इमीडिएट इफेक्ट। एक्यूट ट्रेनिंग, जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की वजह से जो आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखता है, दैट इज एक्यूट ट्रेनिंग। तो नाम में ही आप समझ पा रहे हो, कोई भी रट्टा मारने वाली बात नहीं है, नाम में ही आपको समझ में आ रहा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका रेसिडुअल, जो बचा हुआ ट्रेनिंग इफेक्ट है ट्रेनिंग के बाद का, तो इसको हम थर्ड के साथ रिलेट करेंगे। 101 का करेक्ट आंसर थर्ड। ऑलराइट, तो 105th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, a skill containing a single unit of activity with a clear beginning and ending। देखिए, कंटिन्यूअस स्किल को हम यहां पर साइक्लिक की बात करेंगे, और डिस्क्रीट स्किल को हम यहां पे असाइक्लिक की बात करेंगे। असाइक्लिक, साइक्लिक और असाइक्लिक में क्या डिफरेंस है, ये मैंने अभी आपको यहां पर समझाया भी था। ये देखिए, साइक्लिक और असाइक्लिक, साइक्लिक मूवमेंट्स होते हैं जो रिपीटेड मूवमेंट्स होते हैं, रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं, जो कंटिन्यूअसली एक साइकिल में आप परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रनिंग एंड स्विमिंग। असाइक्लिक मूवमेंट्स होते हैं जो इरेगुलर मूवमेंट्स होते हैं, जिसका प्रॉपर स्टार्टिंग प्रॉपर एंडिंग होता है, वो रिपीटेड मूवमेंट्स नहीं होते हैं, जैसे कि जैवलिन एक बार फेंक दिया उसके बाद एक्टिविटी खत्म, जिम्नास्टिक्स एक बार कर लिया एक्टिविटी खत्म। ठीक है, ऑलराइट। एक इसको भी आप यहां पे समझे, ओपन स्किल एंड क्लोज स्किल, यहां से भी सवाल बहुत बनता है एग्जामिनेशन में। ओपन स्किल का मतलब है कि जो अनप्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट में आप स्किल परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आपको नहीं पता अगले ही पल कौन सा मूवमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको नहीं पता कि अगले ही पल आप किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इसे हम कहते हैं ओपन स्किल्स, जो कि डायनामिक नेचर का होता है। क्लोज स्किल में आपको पता होता है कि आपको किस टाइप का एक्शन करना है, जैसे कि जिम्नास्टिक, जैसे कि शूटिंग, आर्चरी, जैवलिन, लॉन्ग जंप, यू नो दैट हाउ टू परफॉर्म, आपको पता है कि आपको कैसे एक्शन करना है। जिसमें आपको नहीं पता होता है, इन विच यू यूज द टैक्टिक्स, टैक्टिक्स सबसे ज्यादा यूज की जाती है ओपन स्किल में, क्योंकि यहाँ पे रैंडम सिचुएशन होती है, आपको रैंडम अपना एक्शन लेना होता है। तो यहां पर आपको ये 3-4 चीज समझ में आ रही है, साइक्लिक, एसाइक्लिक, ओपन स्किल्स, क्लोज्ड स्किल्स। चलिए, ये देखिए, तो 101, तो 101 का करेक्ट आंसर जो है यहां पर हो जाता है 105, सॉरी 105 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है 1। ठीक है ना, सवाल समझ में आया?
सवाल क्या बोल रहा है? A skill containing a single unit of activity with clear beginning and ending, मतलब प्रॉपर बिगनिंग है, प्रॉपर एंडिंग है, तो ये हो जाता है आपका साइक्लिक मूवमेंट। क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली मूवमेंट होगा तो उसकी एंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, है ना, इट विल बी कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस मतलब साइक्लिक। तो यहाँ पे सवाल जो है कुछ डिस्क्रीट की तरीके से पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी के साथ साथ 119 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, 119 क्वेश्चन नंबर। अगर आप ट्रेनिंग करते तो ट्रेनिंग का डेवलपमेंट किस ऑर्डर में होगा? इस सवाल को करने के लिए एक सीक्वेंस मैं आपको बताती हूँ। डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले जनरल फिजिकल ट्रेनिंग, इसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग, इसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग एंड इसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो ये सीक्वेंस में ट्रेनिंग का इफेक्ट होता है। तो यहां पर अब आपको सवाल समझ में आ गया। तो 119 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है 3। सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग, इसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग, इसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग एंड देन इसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर 3rd हो जाता है। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड गोइंग। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। 126 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। What are the 3 types of mesocycle block periodization? अगर हम बात कर रहे हैं ब्लॉक periodization की, तो इनमें से कौन सा ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग करेंगे, periodization करेंगे, है ना? तो इसके लिए 3 टाइप का होता है periodization। 3 टाइप का होता है, लीनियर मॉडल, ब्लॉक मॉडल और अनड्यूलेटेड। तो हम यहां पर बात करेंगे अनड्यूलेटेड, सॉरी, हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लॉक की। और ब्लॉक में 3 ब्लॉक्स होते हैं, एकम्युलेशन फेज, एकम्युलेशन ब्लॉक, ट्रांसम्यूटेशन ब्लॉक एंड रियलाइजेशन ब्लॉक। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से इसको पढ़िएगा, अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है टेबल। एकम्युलेशन इतने ड्यूरेशन का होता है, इसको ये भी कहा जाता है, और दीज आर द ऑल्टरनेटिव नेम्स, इसका ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं वो सब दिया हुआ है। ठीक है, तो एकम्युलेशन, ट्रांसम्यूटेशन, रियलाइजेशन, ये है सवाल का जवाब। तो एकम्युलेशन, रियलाइजेशन, अब देखो ट्रांसम्यूटेशन नहीं लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो बीसीडी 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 करेक्ट आंसर यहां पर 126 का 3rd हो जाता है। ठीक है जी, सवाल समझ में आया? बढ़िया। इसी के साथ 131 की बात कर रहे हैं। 131, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्पीड इन्वॉल्व्ड इन स्प्रिंटिंग इवेंट्स। अब देखो आप स्पीड, अभी हमने सवाल समझा था कोऑर्डिनेशन का, अब इसी की तरीके से हम स्पीड की बात करते हैं। तो पहले तो इसका सीक्वेंस यहां पे देख लेते हैं। चलो इसको पहले मैं आपको समझा ही देती हूँ। ये देखिए 131 क्वेश्चन नंबर, मूवमेंट। सबसे देखो, सबसे पहले आता है आपका रिएक्शन एबिलिटी। सबसे पहले मतलब जैसा स्टिमुलस वैसा रिस्पॉन्स। ऑन योर मार्क सेट गो, जितना फास्ट आपका रिस्पॉन्स होगा स्टिमुलस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, आप जितना फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही फास्ट आपका रिएक्शन एबिलिटी। तो क्विक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, दैट इज रिएक्शन एबिलिटी। इसके बाद आता है आपका मूवमेंट स्पीड। आप एक एक सिंगल मूवमेंट कितनी फास्ट करती हैं, कितने फास्ट करते हैं, तो दैट इज योर मूवमेंट स्पीड। आप अपने मूवमेंट्स को कितना फास्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आपके मूवमेंट्स जितनी फास्ट होंगे, आपके मूवमेंट्स जितनी फास्ट होंगे, उतना ही स्पीडली आप अपने एक्सेलरेशन को मेंटेन कर पाएंगे, उतना ही आप स्टार्टिंग के 30 मीटर 40 मीटर अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगी। जितनी फास्ट आपकी मूवमेंट स्पीड, मतलब आपका एक्सेलरेशन एबिलिटी आपके मूवमेंट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो इसलिए ये तीसरे में आ जाएगा। फिर आगे आपका लोकोमोटर एबिलिटी। अब लोकोमोटर एबिलिटी में आप देख पा रहे हैं कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आप जो मूव कर पा रहे हैं, दैट इज योर एबिलिटी ऑफ द मूवमेंट। दैट मींस यू आर एबल टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जो लोकोमोटर है, ये आपके मूवमेंट के साथ, आपके बॉडी के साथ रिलेट करती है एबिलिटी। दैट मींस द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू मूव, हाउ फास्ट यू आर मूविंग, दैट इज योर लोकोमोटर एबिलिटी। 4th, इसके बाद आता है आपका स्पीड एंड्योरेंस।
जब आप लोकोमोटर एबिलिटी आपकी अच्छी होगी तभी आप अपनी स्पीड को बहुत देर तक मेंटेन कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका स्पीड एंड्योरेंस। तो ये जो सीक्वेंस आपने देखा इसके अकॉर्डिंग अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 131। तो 131 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सवाल समझ में आ गया। सबसे पहले आ गया आपका रिएक्शन एबिलिटी, इसके बाद मूवमेंट स्पीड, इसके बाद एक्सेलरेशन एबिलिटी, इसके बाद लोकोमोटर एबिलिटी एंड देन स्पीड एंड्योरेंस। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर यहां पे थर्ड हो जाता है। और आप देख रहे हो यहां पर आपने जो सवाल किए अभी 11 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस किए आपने किए 11 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस किए आपने। अब देखो 11 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हुआ होगा। डेफिनेटली आपको यह समझ में आया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं एग्जामिनेशन के लिए, ये आपको समझ में आया। ठीक है, और आपको समझ में आया कि भाई आप गलती कहां कर रहे हो, आपको समझ में आया कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने रेडी हो एग्जामिनेशन के लिए, ये सब चीजें आप यहां पर इसमें देख पा रहे हो। ठीक है जी, तो कितना कुछ आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में देखने को मिल रहा है। अगर 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 आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो अभी लाइक कर दो, और अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है तो जरूर कमेंट करिएगा, बाकी जरूर हमें बताएगा कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जामिनेशन। चलिए सो नेक्स्ट हम लोग दिसंबर 2023 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने, इसमें पूछा है कि यहाँ पे साइक्लिक स्पोर्ट लिख दिया है। साइक्लिक कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, जिस भी स्पोर्ट्स में आप जब डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। अब इसका जो सीक्वेंस है वो आप यहां से समझ सकते हैं इस डायग्राम से, कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग लोड के अकॉर्डिंग आप में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो हम सबसे पहले डेवलप करते हैं आपका जनरल फिजिकल प्रिपरेशन, इसके बाद स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होती है, देन स्पीड एंड देन एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ के साथ आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, देन आपकी बहुत टाइम के बाद एंड्योरेंस डेवलप होती है। तो एंड्योरेंस टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है। तो यहां पर आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है। सबसे पहले दिस जनरल फिजिकल प्रिपरेशन, इसके बाद स्ट्रेंथ, देन स्पीड एंड देन एंड्योरेंस। तो ABCD करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ 66 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। यहाँ पर आपको रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि फॉर्मूलाज एग्जामिनेशन में आते हैं, तो फॉर्मूलाज आप जरूर अच्छे से पढ़ के रखिएगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है ये फॉर्मूला, तो याद रखेंगे कि दोबारा भी आ सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका 94.54% दिखाएगा, तो आप इसको सॉल्व करिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। करेक्ट आंसर इज 94.54%। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 76 क्वेश्चन नंबर, इट्स डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड। अब देखो डायनामिक कॉन्सेंट्रिक, जैसे मैंने बताया था आपको और मैंने दिखाया भी था आपको सॉल्व करके, कि जो कॉन्सेंट्रिक मेथड है दिस इज फॉर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इन विच स्पीड इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। और अगर आप इसेंट्रिक की बात कर रहे हैं, अगर आप इसेंट्रिक की बात करते हो, इसेंट्रिक इज फॉर डेवलपिंग योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ को आप रिलेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है। अब डायनामिक कॉन्सेंट्रिक की बात करें, मतलब स्पीड वाली जो एबिलिटी है, स्पीड वाला जो मेथड है वो रिलेटेबल होगा। देखो मैक्सिमम रेसिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेसिस्टेंस इसेंट्रिक में आएगा, सब मैक्सिमम रेसिस्टेंस ये भी इसेंट्रिक में आएगा। तो आइसोकाइनेटिक मेथड, तो बेसिकली ना, तो 76 का जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है, अच्छा सब मैक्सिमम, ठीक है ये होगा। ठीक है ठीक है ठीक, ऑल राइट। रिएक्टिव तो होगा, बिकॉज रिएक्टिव रिलेट करेगा पावर के साथ, तो बी तो होगा। और आप देखोगे बी और डी, डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड, डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड, डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड।
यहां पर आंसर की में करेक्ट आंसर फोर्थ दिया हुआ है ना, ए एंड डी, ए एंड डी, मैक्सिमम रेसिस्टेंस, सब मैक्सिमम रेसिस्टेंस, रिएक्टिव मेथड। बट आप देखिए यहाँ पे ना करेक्ट आंसर रिएक्टिव मेथड के साथ होना चाहिए था, मतलब बी के साथ रिलेटेबल होना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपना सोचूं तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर बी और डी होना चाहिए, बी और डी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि रिएक्टिव मेथड जो है ये आपके डायनामिक कॉन्सेंट्रिक के साथ रिलेट करेगा, और मैक्सिमम रेसिस्टेंस मेथड जैसे कि हमारी बात हुई थी ये रिलेट करेगा इसेंट्रिक के साथ, जैसे कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम में भी दिखाया था, यहां पर देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। ऑल राइट, तो यहां पर जो लोड कैपेसिटी है वो कॉन्सेंट्रिक में मॉडरेट है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब दिस इज योर सब मैक्सिमम रेसिस्टेंस, ठीक है, नॉट अ मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम रेसिस्टेंस आपका इसेंट्रिक में होगा, कॉन्सेंट्रिक में आपका सब मैक्सिमम रेसिस्टेंस के साथ ये रिलेटेबल रहेगा। तो यहां पर भी हम समझ पा रहे हैं कि ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ी है, यूजीसी नेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका करेक्ट आंसर बी और डी होना चाहिए था, बट नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 दिया हुआ है। बट आप बताइए आपको क्या लगता है कि 76 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप किस आंसर के साथ सहमत हैं? ए और डी के साथ अगर आप सहमत हैं तो मुझे जरूर रिप्लाई करके बताइएगा, और अगर आप मेरे साथ सहमत है कि आंसर बी और डी होना चाहिए तो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ 79 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, द एथलीट एबिलिटी टू ओवरकम लो रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। लो रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड मतलब स्पीड आपका डोमिनेटिंग है, तो स्पीड स्ट्रेंथ। अगर यहां पे लिखा होता हाई रेसिस्टेंस विथ लो स्पीड, तो आप ये बात देख पा रहे हैं कि रेसिस्टेंस हाई है मतलब डोमिनेटिंग रेसिस्टेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर होता स्ट्रेंथ स्पीड। तो जो आगे होता है वो डोमिनेटिंग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अगर हाई स्पीड है तो स्पीड स्ट्रेंथ, अगर लो स्पीड है तो स्ट्रेंथ स्पीड, तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए स्पीड स्ट्रेंथ, दैट इज वाई थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 79 का करेक्ट आंसर यहां पे थर्ड हो जाता है। इसी के साथ 98 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। ऑलराइट, तो इसेंट्रिक ट्रेनिंग, कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग, आइडियो मोटर ट्रेनिंग और कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग, ये सवाल बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। व्हेन द लेंथ ऑफ द मसल डिक्रीजेस, जब मसल की लेंथ डिक्रीज होगी तो यस कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। एंड जब आपकी मसल की लेंथिन होगी, मसल की लेंथ चेंज होगी, इंक्रीज होगी, तो इसेंट्रिक ट्रेनिंग। तो डी का 2, ए का 4, डी का 2, ए का 4, तो यहां पर देखते ही समझ में आ रहा है कि सेकंड के साथ जा रहा है, तो 98 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाता है। बाकी आप कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग बी का रिलेट कर थर्ड के साथ, कंबाइंड रेजिस्टेंस विद द प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, इसे कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग कहेंगे। आइडियो मोटर ट्रेनिंग ये आपके साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पर सेकंड हो जाता है। इसी के साथ 102 क्वेश्चन नंबर, द एबिलिटी टू डेवलप मैक्सिमम मसल फोर्स ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ द मूवमेंट। तो जो मूवमेंट के इनिशियल फेज में आप मैक्सिमम फोर्स डेवलप करेंगे तो इसे कहते हैं स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, इसे स्टार्टिंग स्ट्रेंथ कहेंगे, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। देख लो सवाल रिपीट होते हैं बार बार, तो क्या आपके सारे के सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे हैं? व्हाट इज दिस मैक्सिमम स्ट्रेंथ, व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ स्पीड, व्हाट इज दिस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, व्हाट इज दिस स्टार्ट स्ट्रेंथ या स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, तो सारे ऑप्शंस भी आपको समझ में आ रहे हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाता है। इसी के साथ 114 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अब देखो यहां पर स्ट्रेंथ का एसोसिएशन है स्पीड के साथ, स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो इसको हम फोर्स वेलोसिटी के साथ रिलेट करेंगे, फोर्स वेलोसिटी कर्व। जैसे जैसे आप फोर्स डेवलप करेंगे वैसे वैसे आपकी 1 rm इंटेंसिटी बढ़ती है, दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिसकी इंटेंसिटी है 90 to 100% ऑफ 1 rm। उसके बाद जैसे जैसे आप स्पीड की तरफ जाएंगे, दिस इज स्ट्रेंथ स्पीड, अभी भी स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग है 80 to 90%, मतलब आपका लोड कम हो गया। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपका लोड कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका लोड बढ़ता जाएगा। दिस इज योर पीक पावर 30 to 80% ऑफ 1 rm। देन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपकी स्पीड बढ़ रही है,
जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है तो ये हो गया आपका स्पीड स्ट्रेंथ। अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो लोड आपका कम हो रहा है, तो ये हो गया आपका 30 to 60% ऑफ 1 rm। देन योर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड, जिसमें आपका लोड लेस देन 30% ऑफ 1 rm है। तो यहां से आपको एक आइडिया हो जाता है। तो जरा यहाँ पे जरा देखेंगे, ये सवाल आया था बट अगेन इसमें भी मुझे डाउट है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ मतलब बिना कोई भी मूवमेंट नहीं होता है आइसोमेट्रिक, तो इसलिए जीरो वेलोसिटी, नो मूवमेंट जीरो वेलोसिटी। तो एक तो बात ए का 2 आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हो, देखो ए का 2 एक ही में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एट लो वेलोसिटी, एट वेरी लो वेलोसिटी, काजी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, दैट मींस इसका मतलब होता है हाफ, ठीक है, हाफ आइसोमेट्रिक एंड हाफ आइसोटोनिक। तो इसलिए यहां पे लो वेलोसिटी लिखा हुआ है, वेरी लो वेलोसिटी, ठीक है। तो यस, बी का फोर्थ। इसके बाद स्पीड स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ स्पीड, क्या आपको दोनों में अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे ऑप्शंस उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे सी का 3 होना चाहिए और डी का 1 होना चाहिए। सी का 3 कैसे होना चाहिए? स्ट्रेंथ स्पीड, ठीक है, लो वेलोसिटी। लो वेलोसिटी क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग है, तो स्ट्रेंथ स्पीड में स्पीड कम रहेगा, और स्पीड स्ट्रेंथ में, अब इसमें यहां पे स्पीड डोमिनेटिंग है तो स्पीड स्ट्रेंथ में स्पीड ज्यादा होगा, इसलिए डी का 1 होना चाहिए एट इंटरमीडिएट वेलोसिटी। देख रहे हो कितना बढ़िया सवाल पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर यहां पर 1 हो जाता है, 114। और इसी के साथ एक सवाल आपके सामने 137, ये कंजुगेटेड सीक्वेंस लोडिंग स्ट्रक्चर। अगर आप कंजुगेटेड लोडिंग स्ट्रक्चर को रिलेट करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग। ओवरलोडिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, फ्लैट लोडिंग, कंजुगेटेड लोडिंग, लीनियर लोडिंग। तो यहां पे कंजुगेटेड लोडिंग के स्टेप्स पूछे हुए हैं और 137 का करेक्ट आंसर है फोर्थ, बी एंड डी, ठीक है, बी एंड डी। तो यहां पर आप इसको अच्छे से समझिएगा, बाकी ये डिटेल में है इसलिए थोड़ा सा मैं यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। बाकी यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी एंड डी। तो मतलब आप ये थोड़ा सा लोडिंग का जो स्ट्रक्चर है जरूर पढ़िएगा एक बार, लीनियर लोडिंग क्या होता है, कंजुगेटेड लोडिंग क्या होता है, फ्लैट लोडिंग क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से। ऑल राइट, तो यहां पर आपने ये सवाल कर लिया। बाकी यस, ये पूरी की पूरी पीडीएफ में और भी बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो मैं चाहूंगी कि आप ये पीडीएफ जरूर आंसर की के साथ, और लास्ट में इसमें आपको आंसर कीज मिल जाती हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो में, जब आप चैट में जाएंगे, चैट में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कैसा रहा। तो जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में चैट में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइएगा ताकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी बी रेडी फॉर द ग्रैंड मॉक टेस्ट 5 एंड ये होने जा रहा है 28 दिसंबर को। मान लेते हैं कि अगर ये ग्रैंड मॉक टेस्ट हो जाता है तो भी आप स्कॉलर्स मंत्रा की एप्लीकेशन जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। स्कॉलर्स मंत्रा की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां पर जरूर आपको ये ग्रैंड मॉक टेस्ट आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी के सभी टॉपिक्स जरूर एक एक वीडियो जरूर कवर करिएगा, और मैं चाहूंगी कि आप एक बार स्कॉलर्स मंत्रा का जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।